हेलो, दिस इज अभिजीत रॉय और आज हम आपको ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में बताएंगे। और ये क्या है? ये बेसिकली +2 के क्लास 12 की एनसीईआरटी राइट चैप्टर नंबर 7 है ये हमारा। फाइन। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं आपको इसके बारे में, राइट। और इंट्रोडक्शन के पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए ऐसा है कि हमारे पास अभी राइट जो हम टॉपिक अभी डील करेंगे उसमें बेसिकली नाम आती है ऑल्टरनेटिंग करंट। सो ऑल्टरनेट मींस इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में चेंजिंग कैसे होगी? बेस्ड ऑन पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स आइदर प्लस और माइनस, राइट। सो अगर मैं ऑल्टरनेट बोलता हूं तो एक बार प्लस होगी, एक बार माइनस होगी, एक बार प्लस होगी, एक बार माइनस होगी, इस तरह से वो फ्लक्चुएट करेगी, राइट। दैट इज ऑल्टरनेटिंग, राइट। सो यहाँ पे मैं बहुत सारा डायग्राम्स ग्राफ्स बनाया हूं जिस ग्राफ्स के अनुसार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए ऑल्टरनेटिंग का एक्चुअल फिजिकल मीनिंग क्या होती है, राइट। नाउ लुक एट दिस ब्लू लाइन। नाउ इफ यू लुक एट दिस ब्लू लाइन यू विल फाइंड कि ये जो है ये एक पल्सेटिंग है, राइट। ये एक पल्सेटिंग है और ये पल्सेटिंग होने के वजह से ये पूरी तरह से नीचे नहीं जा रही हैं, पूरी तरह से ऊपर नहीं जा रही हैं, एक पर्टिकुलर जगह में ही रह के वो क्या होने लगती हैं, राइट, ऊपर नीचे होने लगती हैं। लेकिन अगर मैं रेड लाइन को देखूं तो इफ यू लुक एट दिस रेड लाइन, दिस इज डायरेक्ट, ओके। ये इसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं और तभी नाम आती है डायरेक्ट करंट। इफ यू रिमेंबर इट इज नथिंग बट डीसी, ओके, डायरेक्ट। लुक एट दिस ग्रीन लाइन, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, दिस ग्रीन वन, लेट अस गो फॉर ए ग्रीन, गो फॉर इट, राइट, दैट इज ग्रीन एंड दैट इज ऑल्टरनेटिंग। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर कि देखिए आप यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है और बड़ा क्लियर दिख रहा है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ओके। लेकिन लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। लेकिन लास्ट वाला मैंने जान के बनाया है कि देखिए आपका ये पार्ट जो है ये हमारा नेगेटिव में लाई करती हैं, ये हमारी पॉजिटिव में लाई करती हैं और ये वेरिएबल है। नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट, नथिंग बट वेरिएबल है ये, राइट। तो इस तरह से हम कुछ एनालिसिस करते हैं, राइट। और ये एनालिसिस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं और डायरेक्ट। बेसिकली ये दो चीज़ के ऊपर खास हम फोकस करेंगे, वन इज डायरेक्ट अनदर वन इज ऑल्टरनेटिंग, ओके। नाउ अब मैं इस ऑल्टरनेटिंग को हम तरह तरह के एलिमेंट्स में डालेंगे और आपको पता है हमारे पास 3 एलिमेंट है, वन इज आर, एल और सी, राइट। सो सिंपली अगर मैं इसमें डालता हूं तो डेफिनेटली ईएमएफ, दिस इज योर एप्सिलॉन, राइट। इस एप्सिलॉन के साथ हम काम करेंगे और ये एप्सिलॉन जो है जैसे आपने यहाँ पे सर्किट में लगाया, अ करंट विल फ्लो एंड दैट करंट इज नथिंग बट एप्सिलॉन अपॉन आर, और इसको हम बोलते हैं ईएमएफ। सो यू कैन ऑल्सो से दिस एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, जिसको आप एप्सिलॉन या फिर ई बोल रहे हैं, राइट। सो दिस ई इज ईएमएफ और ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा बात मैं बताना चाहता हूं, आज अगर मैं एक सर्टेन वोल्टेज, सर्टेन साइन वेव देता हूं तो मुझे भी यहाँ पे एक साइन वेव ही मिलेंगी और कोई चेंजेस नहीं मिलेगी, उनकी फेज सेम रहेगी, उनकी टाइम पीरियड सेम रहेगी और बिल्कुल ऐसा जैसे मैंने ग्रीन वाला बनाया है। और अगर मैं इस करंट का भी वैसा ही बनाऊं तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, सिर्फ एक चीज का फर्क होगा और वो है उसकी एम्पलीट्यूड। और इसकी क्या? एम्पलीट्यूड। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं और वो बात कुछ ऐसा है कि देखिए एक साइन वेव में बेसिकली 3 चीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है उसकी ताकत, दैट इज व्हाट इज एम्पलीट्यूड, जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। दूसरी होती है उसकी टाइम पीरियड एंड दैट इज कैपिटल टी, दैट इज व्हाट इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी। और तीसरी होती है ये कहाँ से शुरू हुई है। मैं तो यहाँ से भी शुरू कर सकता था, किया हूँ यहाँ पे। आई कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर ऑल्सो, यू सी, आई कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। लुक एट दिस, okay, and it repeats itself. Even I could have started from here also, कहीं से भी, you see, I could have started from here also. So देखिए तरह तरह के साइन वेव कहाँ से शुरू करेंगे आप, एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय द टर्म कॉल्ड अ फेज, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। सो 3 चीज इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पे, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और
फेज, और इन्हीं के ऊपर बेस करके हमारी साइन जो क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट्स जो है उसकी एनालिसिस होती हैं। सो इफ यू गो बैक ओवर हियर, तो मैं वही चीज़ समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे आप जिस प्रकार का इनपुट दिए हो यहाँ पे साइन वेव, वैसे ही साइन वेव मिलती है, केवल एम्पलीट्यूड थोड़ी सी घट जाती है, और उसकी वजह होती है कि पहले जो ई थी अभी आपकी ई जो है वो रिड्यूस कर जाएगी, अभी आपकी ई रिड्यूस कर जाएगी बिकॉज नाउ इट इज EMF डिवाइडेड बाई आर। सो EMF डिवाइडेड बाई आर मैंने घट जाएगी, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी एम्पलीट्यूड कम हो जाती है, अदरवाइज रिमेन्स द सेम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, और वो बात ये है कि इसकी अगर मैं फेजर बनाऊं तो, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, इसकी मैं अगर फेजर बनाऊं तो ये अगर VR वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर की दिशा है, डायरेक्शन है, तो ये ही मेरी IR भी होगी, एंड दे लाई ऑन द सेम फेज। माने कोई भेदभाव नहीं है, जैसा वोल्टेज है वैसा ही करंट साथ साथ चलेंगे, भाई भाई टाइप। ओके, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर में यही वो फिनोमिना है जो नहीं होती हैं, राइट। सो हम क्या करते हैं इसमें, इन केस ऑफ एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, राइट, बहुत ब्रीफली मैं बताना चाहता हूं कि देखिए इन केस ऑफ एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ओके आई नीड टू एक्सप्लेन दिस वन ऑल्सो, बट बिफोर गोइंग इनटू दिस नाउ, ये देखते हैं जरा। इंडक्टर का केस में आपकी जो, अगर मेरी ये VL है तो आपकी जो करंट है वो 90 डिग्रीज पीछे चली जाती हैं, दिस इज द थिंग। और आपको एक चीज बताऊं, हमारे घर में आप जो भी देख रहे हो ना, ये जितने भी इलेक्ट्रिक लाइट, पंखे, राइट, AC, गीजर्स, ये ऑल ऑफ देम आर व्हाट, इंडक्टिव लोड्स। याद रखना, इंडक्टर्स हैं ये सब इंडक्टर्स हैं, सब, कोई ज्यादा कोई कम। इसका मतलब हर कोई, हर एलिमेंट नहीं बोलेंगे, हर डिवाइस जो है वो हमेशा आपकी करंट को लैग कराता हुआ जाएगा, राइट। और जितना लैग करेगा उतना खराब बात है, राइट। और खराब बात क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक पैरामीटर होती है, उस पैरामीटर को बोलते हैं हम पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, और ये डिसाइड करता है पावर कितनी है। आज इसी पावर फैक्टर का वजह से, राइट, हमको मालूम पड़ता है कि एक्चुअली कितनी पावर कंज्यूम होती है। बिकॉज लेट मी टेल यू, पावर इज नथिंग बट VI, जो अब तक आपने पढ़ा था। एक्चुअली इट इज नॉट VI, एक्चुअली इट इज VI cos थीटा। सो ये cos थीटा की खेल होती है। अगर मैं इसी थीटा को 0 कर दूं, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन दीज टू कंपोनेंट I एंड V बिकम 0, तो VI हो जाती है, और इस समय मेरी पावर कंज्यूम्ड हो जाती है, राइट, दैट इज VI, राइट, पावर कंज्यूम्ड, ओके, पावर इन द सर्किट, ओके। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर में, जैसे आपने अभी देखा, इंडक्टर का बीच में एंगल हो जाती थी 90, और पावर जो हो जाती है ये हो जाती है 0, राइट। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊं, ये जो VI cos थीटा वाली फॉर्मूला है ना, ये वो पावर होती है जो एक्चुअली एलिमेंट खा लेते हैं, राइट, दे कंज्यूम इट, ओके। और वो वापस आएगी नहीं, वो हीट के फॉर्म में चली जाती हैं, लाइट के फॉर्म में चली जाती हैं, वो कभी वापस नहीं आएगी, और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। लेकिन जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करते हैं ना, इनकी पावर जो है ये नॉन कंज्यूमेबल पावर है, ये पावर नहीं खाते हैं, ये रखते हैं फिर दे देते हैं, इट टेक्स इट एंड इट गिव्स आउट, सो दैट इज नॉन कंज्यूमेबल पावर्स, ओके। इंडक्टर और कौन, कैपेसिटर। और कारण क्या है? कारण है ये 90 डिग्री बनना, कारण है ये 90 डिग्री बना। और कैसे बनती है, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, वो हम डिटेल में सेशंस में देखते हैं, ओके। नाउ इफ यू लुक एट दिस कैपेसिटर, व्हाट वी फाइंड ओवर हियर इज, यहाँ पे जो VC है और ये जो IC है, ये VC और IC के बीच में 90 डिग्री क्या होती है, लीड करती है। और करंट लीड्स ओवर हियर, पिछली बार हमने देखा था वो लैग करती है, बट यहाँ पे क्या होती है, लीड करती हैं 90 डिग्री पॉजिटिव। और आपको कैसा चाहिए? आपको तो ऐसा चाहिए, दोनों एक साथ चाहिए, V और I, लेकिन ये तो ऊपर चली गई, पिछला इंडक्टर लगाया था वो नीचे चली गई, बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या करते हैं हम ना क्या करते हैं कि हमारी सारे लोड जितने भी हैं वो सारे इंडक्टिव है, जैसे मैं अभी बता रहा था। तो मैं जान के ना एक कैपेसिटर लगाते हैं, जैसे मेरे फैन इज अ कॉइल, अ परफेक्ट इंडक्टर। फैन के अंदर में क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। तो अगर आप नॉर्मल लोगों से पूछोगे कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, तो बोलते हैं स्टार्ट करने, ये स्पीड बढ़ाने के लिए एंड ऑल दिस, राइट। बट एक्चुअली द टेक्निकल कंसेप्ट इज, आप अंदर में पावर फैक्टर को बूस्टअप करते हो, पावर फैक्टर को बढ़ाते हो और पावर को मैक्सिमम कंज्यूम करने की कोशिश करते हो। अनदर वे ऑफ सेइंग इज वोल्टेज और करंट को एक ही लाइन में लाने का
कोशिश करते हो फेजर वाइज। ओके, सो एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर बहुत ज़रूरी है। हैवी मोटर्स, छोटे मोटर्स में कैपेसिटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे बात हो रही है इंडक्टर छोटी है, कॉइल्स आर छोटी, तो वहाँ पे कैपेसिटर आपको नहीं चाहिए, बट इन दीज केसेस यू वांट। ओके, इन सब में आपको चाहिए होगा। फाइन, तो इस तरह से मेरा एक ये बात है इंडक्टर कैपेसिटर का। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने ये तीनों लगाया है। जब मैं तीनों लगाता हूँ तो मैं अब थोड़ी सी इलैबोरेट करके बताऊंगा आपको मैं तीनों में क्या होती हैं ना। एक चीज़ कुछ भी समझाने के पहले मैं और एक बताना चाहता हूँ बात इंट्रोडक्शन में, और वो चीज़ ये है कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, क्या ये तीनों करंट को रोकती हैं? राइट, दिस इज द क्वेश्चन। तो आंसर इज यस, ये तीनों करंट को रोकती हैं। बिल्कुल, ये तीनों करंट एकदम रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रोकती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस को बहुत बदनाम करके रखे हैं कि यही करंट को रोकती है, ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस। डेफिनेटली रेजिस्टेंस ऑपोज जरूर करता है, तो फिर ये ज्यादा बदनाम भी है। क्यों है? और उसके पीछे भी कारण है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो एसी और डीसी दोनों में को रोकता है। रेजिस्टेंस जो है ये दोनों को रोकता है, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को नहीं रोकते हैं। राइट, एक एसी को रोकता है, एक डीसी को रोकता है। हमने बनाया है इस तरह से उस चीजों को, राइट, कि ये डीसी को रोकेगा, ये एसी को रोकेगा, और तुम दोनों को रोकेगा। दिस इज हाउ द क्लासिफिकेशन गोज। राइट, सो इसलिए हमारे केस में क्या होता है, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे आपको कि देखिए आर मेरी जो है वो करंट रोकती है हमेशा। नहीं, दिस इज द रॉन्ग वे अप्रोच। राइट, हम क्या करते हैं, हम ना V अपॉन आई निकालने का कोशिश करते हैं। याद रखिए, जो भी पैरामीटर कभी भी अगर वो करंट को रोकती है तो इट इज ऑलवेज द रेशियो ऑफ V अपॉन आई। तो उस V अपॉन आई को निकालना है इसका, इसका और इसका। राइट, ये तीनों की V अपॉन आई चाहिए। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो VI अपॉन R होती हैं। अगर इसकी बात करें तो पहले मैं लिखूंगा XC, उसके बाद मैं लिखूंगा 1 अपॉन ओमेगा C। और इसमें भी एग्जैक्टली वैसे ही, इसको पहले लिखूंगा मैं XL और उसके बाद मैं लिखूंगा ओमेगा L। नाउ लुक एट दिस, ये है वो चीज जिससे आपको पता चलती है। राइट, दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली करंट को रोकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या, ये सब की यूनिट ओम्स है। इन सब की यूनिट क्या है? ओम्स है। क्यों ओम्स है? बिकॉज यू नो ओम इज नथिंग बट वोल्ट पर एम्पेयर। राइट, सो वोल्ट पर एम्पेयर इज ओम्स। राइट, जैसे ऐसे V इज इक्वल टू आई आर लिखा, तो R इज इक्वल टू V बाई आई, एंड दैट इज वोल्ट पर एम्पेयर। सो वोल्ट पर एम्पेयर इज ओम, तो ये सारे ही तो वोल्ट पर एम्पेयर है, तो ओम तो दूंगा ही। लॉजिक इज वेरी सिंपल। ओके, सो इस तरह से हमारे पास तीन एलिमेंट है, R, L और C, और तीनों ही रोकते हैं करंट को। राइट, कोई एसी को, कोई डीसी को। उसके पीछे लॉजिक भी आप ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डीसी दूं अगर, तो ओमेगा 0, डीसी इज ओमेगा 0। राइट, ओमेगा 0 जब हो जाएगी तो ये बहुत रोकेगी डीसी को, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। ओके, एंड देयरफॉर इन दिस केस व्हेन आई पुट ओमेगा इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स हमको बिल्कुल नहीं रोकेगा ये, इट पासेस डीसी। सो ये क्या होगा, ये ब्लॉक करेगा, ये ब्लॉक करेगा डीसी को। ये क्या करेगा, ये पास करेगा डीसी को। राइट, सो ये एक टर्मिनोलॉजी के साथ समझने वाली बात है। अब तीनों को एक साथ लेते हैं, R, L और C। सो तीनों को एक साथ लेते हैं, R, L, C को। तो उसकी जो इम्पीडेंस है, राइट, उसकी जो इम्पीडेंस है, क्या लिखूंगा मैं, इट इज बेसिकली R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। सो दिस इज हाउ द एक्सप्रेशन ऑफ Z गोज। ओके, और ये भी आता है फ्रॉम द फेजर डायग्राम्स। राइट, तो उसके वो मैं बना नहीं रहा हूँ। राइट, एक थोड़ा बहुत छोटा सा फेजर डायग्राम शुरू में था। राइट, आई हैव केप्ट इट। राइट, वहाँ पे एक छोटा सा रेफरेंस के लिए रखा था, लेकिन जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, यस दिस वन। राइट, थोड़ा सा रखा हूँ फेजर डायग्राम। राइट, सोल्यूशन। सो इस तरह से फेजर बनाते हैं हम। राइट, ये VC है, राइट, और ये VL है, और उसी के ठीक 90 डिग्रीज VR है। क्योंकि आपको बोला था ना, रेजिस्टेंस का केस में वोल्टेज और करंट सेम दिशा में जा रही हैं, और इंडक्टर का VL और कैपेसिटर का VL आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, इसलिए 90 उधर 90 इधर। ओके, और उसके बाद हम वेरियस तरह से एनालिसिस करते हैं। राइट, नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर। ये मेरी इंपीडेंस होती है, और जो मैं आपको बोल रहा था ना एंगल के बारे में, एंड दैट इज व्हाट इज योर tan phi, एंड tan phi इज नथिंग बट XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। सो ये मेरी इंपीडेंस, दैट इज योर ताकत, और ये मेरी tan phi, and tan phi is the angle that you get when you connect these three elements together. Fine. So इस तरह से हमारे पास सीरीज RLC सर्किट की करंट, वोल्टेज, whatever it is you can calculate. Okay?
Fine. So let's go to the next one, right? This is the phasor as I told you now, right? Now, then you have one phenomena, right? That phenomena is basically called resonance, right? इसको हम बोलते हैं resonance के phenomena. ये हमेशा नहीं होती है, right? ये हमेशा नहीं होती हैं. ये एक particular condition में होती हैं, right? It happens in particular condition. What is that condition? And that condition is आपके सर्किट में R, L, C तीनों हैं, लेकिन R, L, C तीनों है, लेकिन ओवरऑल सर्किट जो है वो रेजिस्टेंस के तरह काम करती हैं, राइट? रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं. तो समझना पड़ेगा चीज को. जैसे मैं एक बार फिर से जाता हूं, राइट? ये जरा एक्सप्रेशन को देखिए, यहां पे सर्किट को देखिए एंड लुक एट द एक्सप्रेशन. यहां पे R, L, C तीनों थी एंड आई गेट Z, ये, लेकिन L भी है, C भी है, उसके बावजूद केवल R बच जाएगा. कैसे हो सकता है ये? आप खुद देखिए कैसे हो सकता है. ये तभी मुमकिन है जब आपके ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए. ये वाली टर्मिनोलॉजी जो है वो जीरो हो जाए, तभी ये मुमकिन है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है. क्लियर बात? ओके. तो हम रेजोनेंस के केस में बिल्कुल यही काम करते हैं. सो इन केस ऑफ अ रेजोनेंस, राइट, इन केस ऑफ अ रेजोनेंस हम यही काम करते हैं कि हम अपना XL को XC के बराबर कर देते हैं, सो दैट यू गेट योर Z विच इज इक्वल टू योर R. कैसे करें? ऐसे करेंगे. तो ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, right? And therefore what you get omega as 1 omega square as LC. So omega is equal to 1 by LC का under root. Now I will not prefer omega over here because omega मतलब तो कोई भी हो सकता है नहीं, लेकिन ये मैंने क्या बोला था, ये सिर्फ एक कंडीशन में होती हैं एंड दैट कंडीशन को ही हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में होगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ही होगी एंड दैट इज व्हाट इज ओमेगा नॉट एंड दैट इज 1 by under root LC. That is what is omega naught. Clear? Okay. Now once you have got this omega naught, right? Now look at this diagram now. If you see this, इस diagram के साथ हम बहुत सारा बात करेंगे, लेकिन बात पहले आप समझिए इसको. इस omega naught को बोलते हैं हम resonating frequency. इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. एक पर्टिकुलर जगह पे ये क्या करती हैं? रेजोनेट करती हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. और वो फ्रीक्वेंसीज किस प्रकार से होती हैं? तो आपने को अभी बताया था मैं आपको कि आपकी जो इम्पीडेंस है वो पहले बड़ी थी, वो छोटी हो गई. तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि हमारे पास जो अब I है, I इज इक्वल टू V अपॉन Z. नाउ दिस Z इज नाउ कन्वर्टेड इनटू R नाउ, एंड एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस टू योर करंट? ये जो Z है पहले ये थी, R हो गई, तो ये घट गई. अगर R घट जाएगी तो करंट बढ़ जाएगी एंड देयरफॉर व्हाट वी विल फाइंड इज, व्हाट विल सी इज कि ये जो है हमें एट रेजोनेंस, ये देखिएगा एक्सिस प्लीज, एक्स एक्सिस को ध्यान से देखिएगा, ओमेगा नॉट पे आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा और इसी ओमेगा नॉट पे आपको मिनिमम क्या मिलेगा? Z, राइट? क्योंकि इंपीडेंस तो घट गई है, तो इसलिए इंपीडेंस कम हो जाती है यहाँ पे और करंट क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं, और इसलिए इस तरह का ग्राफ दिखता है, राइट? और आफ्टर दिस एक सिनेरियो आती है, एक कंडीशन आती है, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड और क्या कहते हैं वो, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड और इंक्रीजिंग डैम्प्ड बोलते हैं कभी कभी हम. ओके. एक्चुअली क्या होता है, देखिए, अगर कोई भी साइन वेव है तो वो साइन वेव अगर आस्ते आस्ते ऐसे बढ़ने लगे, राइट, दिस इज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ओवर डैम्प्ड कंडीशन, राइट? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ओवर डैम्प्ड. लेकिन अगर कभी भी आपकी कोई साइन वेव ऐसे छोटी होने लगे, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अंडर डैम्प्ड. तो फिर सोचो तो, अगर ना ये बड़ी हो ना ये छोटी हो, उस सिनेरियो को क्या नाम देंगे हम? सो देयरफॉर व्हाट वी आर गोइंग टू से देन इज कि इट विल हैव अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, राइट? इट विल हैव अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, और यहां से जन्म लेती है हमारी क्या? ऑसिलेशंस, राइट? ऑसिलेशंस आती हैं यहां से. और हमारे इसलिए जब हम तीन एलिमेंट R, L, C को लगाते हैं तो बहुत फिनोमेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना आती है, एंड दैट इज व्हाट इज ऑसिलेशन. इस समय हमारी जो एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल क्या रखते हैं हम? कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है? तो बड़ी हो जाती है अगर वो एम्पलीट्यूड, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं? जैसे दिस वन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ओवर डैम्प्ड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड
अंडर डैम्प्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और ये चीज़ पता है क्यों आती है? ये चीज़ के आने के पीछे कारण है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट, राइट? ओके, और आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कारण होती है। पता है इस चीज़ की वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, हमारा जो रूट्स होती है ना वो 3 क्लासिफिकेशन हो जाती हैं, राइट? केवल इस चीज़ की वजह से। आज अगर ये नहीं रहती है तो राइट बड़ा आसान हो जाता है। द थिंग इज ओवर हियर इज कि आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, √25 सपोज एवरीबडी नोज इज 5, बट हैव यू एवर ट्राइड माइनस √25? ट्राई दिस। देखो कोई भी कैलकुलेटर धरती का इसका आंसर नहीं दे पाएगा, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, राइट? तो ये जरूर जानने का कोशिश कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, माइनस का √25, राइट? देखिए कैल्सी क्या बोल रहा है, आपका आता है कि नहीं, देखिएगा थोड़ा सा, है ना, राइट? एंड देयरफॉर इस तरह से हम क्या कहते हैं वो ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसे बने बनाए सर्किट है, और वो सर्किट है कौन? LC सर्किट, एंड दैट वो यही काम करती हैं, ऑसिलेशंस बना के देती हैं एम्पलीट्यूड वाली। थोड़ा सा डायग्राम के साथ मैं समझाने का कोशिश किया था, एंड दैट इज लुक एट दिस फिगर, राइट? तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बोला, देखिए एनर्जी जो है वो सिर्फ रेजिस्टेंस खाती हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को खाते नहीं है। वो एनर्जी को लेते हैं फिर वापस दे देते हैं, फिर लेते हैं फिर वापस दे देते हैं। इस चीज को यूज किया, इसलिए आपने हेडिंग देखा यहाँ पे LC, R नहीं है इसमें, क्योंकि R रहेगी तो खा जाएगी वो एनर्जी। तो LC क्या करेंगी, LC को एनर्जी एक बार देगी फिर लेगी, एक बार देगी फिर एक बार लेगी, जैसे ठीक वैसे ही जैसे स्प्रिंग में होती है, राइट? फॉरवर्ड मूवमेंट बैकवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट बैकवर्ड मूवमेंट। इसलिए मैंने इसको इस चीज से समझाने का थोड़ा कोशिश किया है। ध्यान से देखिएगा इसको, राइट? नाउ लुक एट दिस, ये वाला देखिए। नाउ लुक एट दिस फिगर, लुक एट द फर्स्ट वन, राइट? ध्यान से देखो आप पहले वाले फिगर को। यहां पे मैंने लाइंस के थ्रू बोलने का कोशिश किया कि इस कैपेसिटर के अंदर में चार्ज है, इंडक्टर में कुछ नहीं है। लेकिन सेकंड फेज में क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद आप देख रहे हो कि इसमें चार्ज है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है, और है भी तो आस्ते आस्ते वो कम हो रही है। यहां पे 4 लाइन बनाया, यहां पे 2 लाइन बनाया हो। तो इस तरह से एक एक स्टेप को हम गो थ्रू करते हैं, राइट, सेशंस में, राइट? और उसके बाद देखते हैं कि अल्टीमेटली व्हाट इज द वेव फॉर्म दैट यू गेट। ओके, सो ये एक छोटा सा बात था इसके बारे में। और उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, जिस डिवाइस का नाम है क्या? ट्रांसफार्मर, राइट? म्यूचुअल इंडक्टेंस के अलावा, राइट, कहीं माने म्यूचुअल इंडक्टेंस के बिना ये डिवाइस काम नहीं कर सकता है। और वो कौन है? वो है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 2 तरह का वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और विदाउट टचिंग द कॉइल्स, विदाउट कनेक्टिंग द कॉइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये आपस में छू नहीं रहे हैं, राइट? विदाउट द एनर्जी ऑफ द प्राइमरी इज ट्रांसफर्ड टू द सेकेंडरी। दैट इज व्हाट इज डन इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का 2 प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, और वो है क्या कि पावर इन द प्राइमरी, राइट? यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, पावर इन द प्राइमरी एंड पावर इन द सेकेंडरी आर ऑलवेज सेम। Frequency in the primary and frequency in the secondary are always same. MMF, magnetomotive force, MMF, राइट, जिसको आप ऐसा फोर्स की तरह दिखाते हो, राइट, ये दोनों साइड में आपकी सेम होती हैं। तो ट्रांसफार्मर में ये 3 प्रॉपर्टीज को कांस्टेंट रख के हम वो रेशियो निकाल सकते हैं, V1/V2, I2/I1, एंड दैट इज N1/N2 एंड L1/L2 एंड सो ऑन। ट्रांसफार्मर रेशियो जनरेट होती हैं स्मॉल a, राइट, एंड K ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, राइट? तो तरह तरह की बातें होंगी सर हमारी, जब डिटेल लेक्चर आप अटेंड करोगे यू विल फाइंड दैट। ओके, एंड फिलहाल फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ व्यू, राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट।